सुप्रभात। क्लास 12th ज्योग्राफी चैप्टर 1। सुप्रभात विद्यार्थियों। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 12th का भूगोल विषय का पहला पार्ट, मानव भूगोल। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके थे कि यदि आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा हो जिसमें हम लोगों ने 12th की जो भूगोल है उसका जो अंक विभाजन है वो हमने डिटेल में समझा था, तो आप उसको जरूर देख लें। 12th क्लास के अंदर हम मानव भूगोल का अध्ययन करते हैं, तो पहला पार्ट हमारा परिचय है मानव भूगोल से, मानव भूगोल की प्रकृति व विषय क्षेत्र। मैं आपसे एक बात यहां जरूर कहना चाहूंगा शुरू करने से पहले कि ये जो वीडियो में हम बनाते हैं या ये जो है ये आपके हेल्प के लिए, टेक्स्ट बुक की लाइन टू लाइन पाठ्य पुस्तक की एक एक पंक्ति आपको जरूर पढ़नी चाहिए, ये उसका अल्टरनेट नहीं है। तो आप जरूर किताब को अच्छे से पढ़ें। तो हमारा पहला पाठ है मानव भूगोल, प्रकृति व विषय क्षेत्र। इस पाठ में आप देखेंगे कि हम जो पढ़ने के मुख्य अध्ययन बिंदु हैं वो हैं मानव भूगोल का अर्थ व परिभाषा, दूसरा मानव भूगोल की प्रकृति, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र और चौथा मानव भूगोल का विकास। हम 4 इन अध्ययन बिंदुओं को अध्ययन करेंगे। सबसे पहली बात हम यहां पर समझते हैं मानव भूगोल। एक मिनट में थोड़ा सा इसको छोटा कर दूं। मानव भूगोल का अर्थ व परिभाषा। मानव भूगोल कहते किसे हैं? तो हमारी किताब में बहुत अच्छी बात शॉर्ट में लिखी बताता हूं। मानव भूगोल में मानवीय तथ्यों का अध्ययन आता है। यह मानव पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों को बताता है। कृषि, पशुपालन, उद्योग, व्यवसाय किए जो जाते हैं, परिवहन, संचार और व्यापार इसके अंतर्गत आते हैं। इस जो छोटी सी 4 लाइन की कविता है, इसका क्या महत्व है? जब आप पूरे पाठों को देखेंगे तो आप देखेंगे कि लगभग सारे पाठ इन्हीं लाइनों, इन्हीं पंक्तियों में आ जाते हैं। तो मानव भूगोल का जो आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता जिन्हें माना जाता है वो है फ्रेडरिक रेडजेल, जो एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने अपनी किताब लिखी थी एंथ्रोपोज्योग्राफी, और उसमें ये परिभाषा दी कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। 2 चीजें हैं, मानव समाज और धरातल, इन दोनों के बीच का जो अंतर संबंध है वही मानव भूगोल है, ऐसा फ्रेडरिक रेडजेल ने बताया। रेडजेल की ही शिष्या थी एलन सैंपल, अमेरिकी थी ये। इन्होंने जो परिभाषा दी वो थी मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। अब यहां पर 2 बातें इन्हें और जोड़ दी। मानव को इन्होंने चंचल कहा, डायनेमिक, क्योंकि मानव लगातार कुछ न कुछ गतिशील रहता है, क्रियाशील रहता है, और क्योंकि पृथ्वी की जो चीजें वो निर्जीव हैं तो वो अस्थायी रहती हैं, वो भी वहां पर भी भौगोलिक जो प्रक्रियाएं हैं वो चलती ही रहती हैं। तो चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक जो संबंध है, परिवर्तनशील जो संबंध है, उन्हें मानव भूगोल कहते हैं। इस परिभाषा को आप अच्छे से समझें। विडाल डी ब्लाश जो थे, इन्होंने संभववाद की नींव रखी। संभववाद क्या है ये हम थोड़ा सा आगे हम समझेंगे। तो सारांश रूप से हम परिभाषा ये कह सकते हैं, मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में मानव समूहों के प्राकृतिक व सांस्कृतिक वातावरण की शक्तियों, प्रभावों व प्रतिक्रियाओं के पारस्परिक संबंधों और स्थानिक संगठन का अध्ययन मानव प्रकृति के उद्देश्य से प्रादेशिक आधार पर किया जाता है। यह सारांश रूप में हम कह सकते हैं। तो दूसरा हमारा अध्ययन बिंदु है मानव भूगोल की प्रकृति। जैसे अर्थशास्त्र का संबंध होता है अर्थ से, पैसे से, वनस्पति शास्त्र का संबंध होता है वनस्पति से, पेड़ पौधों से, उसी तरह से भूगोल का जो संबंध है, मुख्य जो केंद्र बिंदु है वह है स्थान। किसी भी स्थान का अध्ययन जो है वो भूगोल है। तो और मानव भूगोल का जो केंद्र बिंदु है वह है मानवीय क्रियाकलाप, मानव क्या क्या एक्टिविटीज करता है, वही मानव भूगोल का मुख्य केंद्र बिंदु है, अध्ययन बिंदु है। तीसरा जो अध्ययन बिंदु हमारे इस पाठ का है वह है मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। तो हमारी किताब में आप देखेंगे कि मानव भूगोल के अंदर 2 मुख्य हैं। पहला है भौतिक दशाएं, फिजिकल कंडीशंस, और दूसरा मानवीय अनुक्रिया, ह्यूमन रेस्पॉन्ड। तो ये 2 इसके मुख्य, हैमिंगटन ने ये 2 वर्ग बताए थे। लेकिन हमारी किताब में जो व्यापक क्षेत्र हैं, तो कुल मिलाकर 6 व्यापक क्षेत्र आपको बता रखे हैं। जनसंख्या या जनता, जो आपको पहला दिखाई दे रहा है, वह किसी भी क्षेत्र में कौन कौन सी जनसंख्या रहती है
उसका अध्ययन हम सबसे पहले देखते हैं। जनसंख्या की संरचना, किस आयु वर्ग के लोग रहते हैं, क्या क्या अर्थ क्रियाकलाप करते हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। दूसरा है प्राकृतिक वातावरण, उस स्थान का, उस धरातल की प्राकृतिक कंडीशंस कैसी हैं, वहाँ की मिट्टी कैसी है, चट्टान कैसी हैं, इस वायु कैसी है, नदियाँ क्या है, कैसी हैं, अपवाह तंत्र, इन सब का अध्ययन प्राकृतिक वातावरण कहलाएगा। तीसरा है क्रमिक अनुक्रम, वहाँ का जो विकास है, किस कालखंड में किस किस तरीके से विकास हुआ है, उसका हम अध्ययन करते हैं। चौथा है दूसरे प्रदेशों से उनका अंतर संबंध, दूसरे जो प्रदेश हैं आसपास, उनसे उनका अंतर संबंध किस तरह का है, वह हम इसके अंदर पढ़ेंगे। समायोजन व प्रादेशिक संगठन, किस तरह से मानव आसपास की प्राकृतिक दशाओं से अपना समायोजन करता है और उस प्रादेशिक संगठन किस तरह से निर्मित होता है, इसका हम अध्ययन इसके अंदर करते हैं। और अगला है प्रदेश के प्राकृतिक साधन, एक किसी भी स्थान के धरातल के प्राकृतिक संसाधन क्या क्या हैं। तो ये जो 6 हमने विषय क्षेत्र देखे, ये हमारे भूगोल, मानव भूगोल के मुख्य विषय क्षेत्र हैं। अंतिम जो हमारा इस पाठ का अध्ययन बिंदु है वह है मानव भूगोल का विकास। मानव भूगोल का विकास किस तरह से पृथ्वी पर हुआ, कैसे ये कंसेप्ट आया। तो इसके लिए हमारी किताब में 3 तरह के कालक्रम दे रखे हैं। प्राचीन काल में किस तरह से भारत, चीन, मिस्र, यूनान और रोम की सभ्यताओं में मानव भूगोल और भूगोल की सारी चीज़ों का विकास हुआ। हीरोडोटस ने ये बताया था कि किस तरह से घुमक्कड़ जातियाँ, कृषिक जातियों पर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। आप देखेंगे बहुत रुचिकर है कि जो ठंडे प्रदेशों में लोग रहते हैं वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, जो गर्म प्रदेशों में लोग रहते हैं उन पर उस जलवायु का क्या असर होता है। ये सारी बातें मानव भूगोल के अंतर्गत प्राचीन काल में हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी। हिकेटियस को, क्योंकि उन्होंने भौगोलिक ज्ञान को व्यवस्थित रूप से किया था, इसलिए हम भूगोल का जनक हिकेटियस को कहते हैं। मध्यकाल में किस किस तरह से मानव भूगोल का विकास हुआ और आधुनिक काल में क्या क्या विकास हुआ, ये आप किताब में से और अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आधुनिक काल में हम लोग 3 बातें समझते हैं। पहली बात, ये बहुत रुचिकर है, मैं चाहूँगा आप इस पर जरूर ध्यान दें। पहला है नियतिवाद। नियतिवाद का मतलब होता है कि हम इस पृथ्वी पर रहते हैं तो जो प्रकृति तय करेगी हम वैसे ही रहेंगे। यदि बाढ़ आ जाती है तो हम कुछ नहीं कर पाते। तो हमारी जो प्राचीन अवधारणा थी वो थी कि प्रकृति बहुत प्रभावी है, प्रबल है, उसके सामने मानव कुछ नहीं कर सकता है। तो ये नियतिवाद कहलाता है। प्राचीन जो भूगोलवेत्ता थे वह यही ज़्यादातर चीज़ को मानते थे। दूसरा है संभववाद। जैसे जैसे मनुष्य ने तकनीक का विकास किया, उसने जिस तरह से धीरे धीरे प्राकृतिक की जो दशाएं उन पर अपना प्रभाव डालना शुरू किया, तो अब ये माना जाने लगा धीरे धीरे कि मानव बहुत प्रभावी है। जैसे हम रेगिस्तान में रहते हैं, बहुत गर्म दशाएं, तो हम वहाँ पर एयर कंडीशन विकास कर लिया, हम ठंडे वहाँ पर चीज कर सकते हैं। हम इस तरह की वहाँ पर परिस्थिति पैदा कर सकते हैं कि ठंडे प्रदेशों की चीजें भी हम वहाँ पैदा कर सकें। तो ये कहलाता है संभववाद। मनुष्य अपने पराक्रम, अपनी साहस और अपनी विद्वता से प्रकृति पर संतुलन बिठा सकता है, प्रकृति को कंट्रोल कर सकता है। ये संभववाद कहलाता है। तो तीसरा जो वाद और हुआ, जो ग्रिफिथ टेलर ने बताया, जिसे नवनियतिवाद कहते हैं, इसे रुको और जाओ भी बोलते हैं। ये कहना चाहता है दोनों में संतुलन बिठाता है। ये कहना चाहता है कि जब प्रकृति अपने शांत स्वरूप में होती है तब मानव अधिक प्रभावी है। मानव अपनी जो भी क्रियाशीलता से प्रकृति को कंट्रोल करना कर सकता है। लेकिन यदि प्रकृति जब अपने विकराल रूप में आ जाती है तब मानव उसके सामने असहज हो जाता है, अक्षम हो जाता है। तो ये जो बात है ये है रुको और जाओ। कब हमको रुकना है? जब प्रकृति विकराल रूप हो जाए तो मानव रुक जाएगा, और जाओ मतलब जब प्रकृति अपने शांत स्वरूप में, तो मनुष्य अपने परिश्रम से उसको कंट्रोल कर सकता है। तो ये नवनियतिवाद है। मानव भूगोल का जो विकास है, आगे आप किताब में और थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, बहुत डिटेल में नहीं दे रखा है कि किस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में सांस्कृतिक और आर्थिक भूगोल का प्रादुर्भाव हुआ। समय के साथ किस किस तरीके से और भी जन कल्याणकारी अवधारणा से, गरीबी को दूर करने से, अलग अलग क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, किस तरह से हर प्रादेशिक विशेषताओं के अनुरूप मानव भूगोल का अध्ययन किया जाए। तो समय के साथ मानव भूगोल के जो सारी परिस्थितियां हैं, व्यापकता जो है वो बदलती रही है।
तो इस तरह से हम लोगों ने ये जो 4 मुख्य अध्ययन हमने इसके अंदर देखे। मैं अपने सारे स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगा, साथ ही मैंने यहाँ पर आप देखिए अभ्यास के प्रश्न भी मैंने इसमें डाले हैं। ये बहुवचनात्मक प्रश्न, अति लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक, निबंधात्मक, इन सारे प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़िए, किताब का अध्ययन कीजिए। मैं आगे के और भी पाठ इसी तरह से लाता रहूँगा। आप मुझे ये जरूर बताएं कि हम इसको कैसे अच्छा प्रभावी बना सकते हैं। यदि आपके कोई सुझाव हो तो मुझे आप अवश्य बताइए। अभी मैं निरंतर रूप से इन पाठों को आपके समक्ष लाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा हम एक अच्छे पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हम इस को हम अंत करेंगे। वो ये कहता है कि विनर्स डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। जो भी जीतने वाले होते हैं, जो मेरिटोरियस बच्चे होते हैं, कोई वो अलग काम नहीं करते, वो चीज़ों को अलग तरीके से करते हैं। आप भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, और जो विजेता है, जो राजस्थान को टॉप करेगा, वह भी बच्चा पढ़ता ही है। लेकिन किस तरह से स्ट्रेटेजी बनाकर, नियमित रूप से, इसको वेकेशन नहीं समझकर, इन परिस्थितियों, इन चुनौतियों को अवसर समझकर हम नियमित रूप से अध्ययन करें तो हम बहुत कुछ बड़ा पा सकते हैं जीवन में। इसी विचार के साथ मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप जो भी अपने सुझाव हैं, अपने शिक्षक साथी जो भी इसको देख रहे हैं, वो ज़रूर आपको जो भी सुझाव लगते हो कि कैसे हम इस प्रयास को और ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएं और बच्चों के लिए लाभकारी बनाएं, इसके सुझाव मुझे ज़रूर देवें। बहुत बहुत धन्यवाद।